नमस्कार मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार कुलकर्णी आज आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। एक नई कहानी जो हिंदी साहित्य में पहली कहानी के स्तर पर जानी जाती है, जिसका नाम है टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी। वैसे हिंदी साहित्य में पहली कहानी के तौर पर बहुत सारी कहानियों की चर्चा है। उसमें उसने कहा था दुलाई वाली, रानी केतकी की कहानी, 11 वर्ष का समय आदि कहानियाँ पहली कहानी के स्तर पर जानी जाती हैं। उसी तरह से हिंदी साहित्य में टोकरी भर मिट्टी, ये भी माधवराव सप्रे जी की कहानी की चर्चा होती है। हम देखते हैं कहानी का आदर्श रूप। आदर्श रूप क्या होता है? जिस विचार से, जिस क्रिया से एकाध व्यक्ति की जीवन शैली का समाज जब अनुकरण करता है या समाज द्वारा उसे स्वीकारा जाता है, वह आदर्श कहलाता है। उसी तरह से इस कहानी में हम देखते हैं एक जमींदार है और वह अपने धन दौलत के बलबूते पर एक निस्सहाय विधवा स्त्री पर अत्याचार करता है। उसकी झोपड़ी हथियाना चाहता है, उसका शोषण करता है। यानी तत्कालीन समय में जो जमींदार लोग जो होते थे, उनके द्वारा समाज का जो शोषण होता है, उसका चित्रण इस कहानी में है। लेकिन जैसे शोषण हो जाता है, उसके बाद उस शोषण करने वाले जमींदार को उसका एहसास होता है, पछतावा होता है, पश्चाताप होता है और वह सही रास्ते पर आ जाता है। और वही समाज जीवन में आदर्श है। किस तरह से आदर्श है? एकाध व्यक्ति के जीवन में उसने गलती की है, लेकिन जैसे ही गलती उसे उस गलती का एहसास होता है और वह गलती छोड़कर सही रास्ते पर आ जाता है। और यही समाज जीवन के लिए एक आदर्श बन जाता है, क्योंकि जीवन में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती सुधारना और सही रास्ते पर आना ये जीवन का एक महत्वपूर्ण व्यवहार तथा लक्षण है, मनुष्य जीवन का लक्षण है। उसी तरह से इस कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी की बात की गई है। और तो हम देखते हैं वो टोकरी भर मिट्टी है क्या। कहानी के आरंभ में दिखाया जाता है एक जमींदार साहब है। जमींदार साहब की हवेली है और हवेली के सामने एक बूढ़ी स्त्री की झोपड़ी है और वह कई दिनों से उस झोपड़ी में वो बूढ़ी स्त्री रहती है। लेकिन जमींदार साहब को लगता है कि अपना जो मकान है, हवेली है, उसका दायरा बढ़ा दिया जाए और इसीलिए वह उस विधवा स्त्री की झोपड़ी हथियाना चाहते हैं। लेकिन वह विधवा स्त्री वह झोपड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। उसे तरह तरह का प्रयास करते हैं जमींदार साहब, लेकिन उसके बावजूद वह विधवा स्त्री, जिसका पति जीवित नहीं है, पुत्र जीवित नहीं है, बहू जीवित नहीं है और उसकी सिर्फ एक पोती जीवित है, और वही एकमात्र सहारा इस बूढ़ी औरत का है। और उस बूढ़ी औरत की, विधवा स्त्री की सारी यादें उस झोपड़ी के साथ जुड़ी हुई है और इसी कारण से वह
झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इधर जमींदार साहब की इच्छा है, वो झोपड़ी लेना है। और इसी कारण से तरह तरह के हथकंडे अपनाकर विधवा स्त्री को वह परेशान करते रहता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। लेकिन जमींदार साहब कानून के द्वारा जैसे कुछ वकीलों को घूस खिलाकर, पैसे खिलाकर कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़िया को उस झोपड़ी से निकाल देता है, क्योंकि समाज में गरीब व्यक्ति का तो कोई सहारा नहीं होता, इसलिए बेचारी का कुछ चलता नहीं है और चुपचाप वह झोपड़ी छोड़कर अपनी इच्छा के विरुद्ध चली जाती है। तब कई दिनों के बाद जमींदार साहब अपने उस हवेली में नौकरों को कुछ कामकाज बता रहे हैं, रोजमर्रा की तरह सबको व्यवस्था लगा रहे हैं। उसी दौरान वो बूढ़ी स्त्री आकर जमींदार साहब के घर के सामने खड़े हैं। वो बूढ़ी स्त्री जमींदार साहब के घर के सामने खड़ी है, हाथ में टोकरी है और वो टोकरी लेकर जमींदार साहब के और देख रही है। जमींदार साहब एकाएक देख लेते हैं कि बूढ़ी स्त्री सामने खड़ी है और वह अपने नौकरों को बता देता है कि इस बूढ़ी स्त्री को, उस विधवा स्त्री को यहाँ से निकाल दो। लेकिन वह विनती करती है, जमींदार साहब को कहती है, जमींदार साहब मैं यहाँ पर हवेली अपनी झोपड़ी वापस लेने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ एक टोकरी पर मिट्टी चाहिए, क्योंकि मेरी पोती कई दिनों से खाना नहीं खा रही है। उसकी इच्छा है कि इसी हवेली के सामने जो झोपड़ी है वहाँ पर आकर वह खाना खा ले, लेकिन वो मानती नहीं है। इसलिए मैंने उसे कहा, जिस झोपड़ी में हम रहते थे उस झोपड़ी की जो मिट्टी है, उस मिट्टी से मैं चूल्हा बना देती हूँ, उसे पर खाना बना दूंगी, तुम्हें खिला दूंगी। और इसी कारण से वह मान भी जाएगी और इसलिए एक टोकरी पर मिट्टी लेने के लिए मैं आई हूँ। मेरी विनती है कि मेरा यह अनुरोध पूर्ण करें। तो जमींदार साहब किसी तरह से मान लेते हैं। बूढ़ी स्त्री अंदर चली जाती है झोपड़ी में। अंदर जाने के बाद वो चारों तरफ देख रही है तो उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, अपने बच्चे की, बहू की, पति की, जिसके साथ उस झोपड़ी के साथ उसके इस परिवार की यादें छिपी हुई थी। आँखों में बहुत सारा विरह है, दुख भरा हुआ है उस बूढ़ी स्त्री के, विधवा स्त्री के। उसके बाद वह टोकरी लेकर वहाँ पर खड़ी है और जमींदार साहब को कहती है कि मुझे इस टोकरी उठाने के लिए थोड़ी सी सहायता कीजिए। लेकिन जमींदार साहब पहले तो वह तैयार नहीं होते, क्योंकि बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी ये बूढ़ी औरत बहुत मिन्नतें करने लगती है। तब जाकर वह वो टोकरी पर मिट्टी उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो टोकरी पर मिट्टी उन्हें उठाई नहीं जाती। तो वो बूढ़ी स्त्री कहती है, जमींदार साहब, एक टोकरी पर मिट्टी आपसे उठाई नहीं जा रही है, तो न जाने इस झोपड़ी में हजारों टोकरे मिट्टी भरी हुई है, उसको कैसे आप उठाओगे। यानी हजारों टोकरी मिट्टी भरी है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर न जाने मेरी कितनी यादें छिपी है, मेरे बच्चे की, मेरे पति की, मेरे बहू की, मेरे परिवार की कितनी यादें यहाँ पर छिपी है, उससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हो। तब जमींदार साहब को अपनी गलती का एहसास होता है, उन्हें पछतावा होता है, पश्चाताप होता है, और वह उस विधवा स्त्री को उसकी जो झोपड़ी है वापस लौटा देता है। इस तरह से इस कहानी को नाम दिया गया है टोकरी पर मिट्टी। इसमें से संदेश क्या है,
जब मनुष्य अपने अहंकार, पैसों के बलबूते पर किसी पर अन्य अत्याचार करता है, किसी का शोषण करता है, लेकिन उसके बावजूद उसे पछतावा होता है, वह अगर सही रास्ते पर आ जाता है तब यह सही रास्ता यानी एक आदर्श का रूप है। गलती मान लेना, गलती सुधार लेना और सही रास्ते पर आ जाना, यह इंसानियत है, मानवीयता है। और इसीलिए तत्कालीन स्थिति में एक आदर्श रूप में लिखी गई ये कहानी टोकरी भर मिट्टी समाज के सामने एक आदर्श रूप लेकर प्रस्तुत होती है। धन्यवाद।